जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन पर आपकी ये पूरी क्लास है। आज क्लास यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चे कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ये 45 दिन में हम जो पढ़ने वाले हैं, ये दरअसल में एक विषय नहीं है। हम सभी विषयों को, ज्योग्राफी को हम विषय मान सकते हैं, मैथ को हम विषय मान सकते हैं, हिंदी को हम विषय मान सकते हैं, लेकिन इतिहास हमको जीवन जीना सिखाता है। अगर हम इतिहास को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चे, हमारी जीवन शैली में भी एक परिवर्तन आता है, हमारी लाइफ स्टाइल में एक परिवर्तन आता है और हम सीखते हैं। सबसे ज़्यादा सीखने का जो ये विषय है ना, मैंने आपसे कहा था आप सिर्फ सीखते रहना और परीक्षा में प्रश्न आप दोस्त बना करके आओगे, ठीक है। तो भैया शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता और पिछली क्लास हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब आप लोग समझेंगे कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, तो उसके बारे में आज भी इतिहासकार ये रिसर्च कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट कैसे हुई। तो बहुत सारे इतिहासकारों का ये मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ की वजह से नष्ट हो गई। एक फ्लड आई सिंधु घाटी में और उस बाढ़ से वो नष्ट हो गई, यानी दब गई। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं इतना बड़ा क्षेत्रफल किसी बाढ़ से दब जाना ये संभव नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो एक मत निकल करके आया कि आर्य आए, आर्य मतलब विदेशी, आर्य आए, आर्यों ने आक्रमण किया, वो भी एक कारण माना गया कि आर्यों का जो ये आक्रमण है, तो आर्यों ने जो अपने से पहली सिविलाइजेशन थी, जो आर्यन सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उन्होंने उसको नष्ट किया होगा, मिटाने की कोशिश की होगी, जैसे दुश्मन दुश्मन को मिटाने की कोशिश करता है। तो आज तक भी ये पक्का कोई प्रूव नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ, जो खत्म हुई, वो डिस्ट्रॉय हुई, उसका क्या रीजन था, ठीक है। तो शुरू करेंगे प्यारे बच्चे आज की क्लास को हम लोग। आज की क्लास शुरू होती है हमारी वैदिक सिविलाइजेशन से। वैदिक सिविलाइजेशन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय किसका ज्ञान हमको मिलता है? वेदों के बारे में, नॉलेज। वेद का अर्थ होता है नॉलेज। वेद मतलब नॉलेज। 4 वेद सभी जानते होंगे आप, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे। यहां पर एक बात देखते हैं। जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसको हम 2 हिस्सों में बांट करके प्यारे बच्चे पढ़ते हैं। एक तो प्री वैदिक पीरियड है आपका, पूर्व वैदिक काल। पूर्व का मतलब क्या होता? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले। तो वेदों के जो पहले का, जब वेद नहीं लिखे गए तो उससे पहले का जो काल है वो पूर्व वैदिक काल है। लेकिन जैसे जैसे ये अपने खात्मे की तरफ आया तो यहां पर वेद भी लिखे गए, इसीलिए इस काल को फिर हम लोगों ने ऋग्वेदिक काल भी कहा। सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे इनका टाइम पीरियड, टेन्योर, कब से कब तक। तो लगभग यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय था 1750 तक, लेकिन उसके बाद के समय को 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल, और उसके बाद के समय को, जो पूर्व वैदिक काल के बाद का समय है, उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। सर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे। प्यारे बच्चे, आप सिर्फ अपना कमेंट देख सकते हैं और कमेंट मत करना, है ना। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जो बच्चे कह रहे हैं ना कमेंट्स तो नहीं होते, तो प्यारे बच्चे आप सिर्फ अपना कमेंट देख सकते हैं एप्लीकेशन में, बाकी बातचीत अलाउड नहीं है कि दूसरे का कमेंट आप देखो, उसको रिप्लाई करो, तो यहां पर आपको नहीं पता चलेगा कि भैया पूजा है, सोना है, तो इसलिए फोकस करें यहां पर, इसलिए वो बंद किया गया है, ठीक है। आएंगे वापस। तो बात समझे, वैदिक सभ्यता को कितने हिस्से में बांटा गया? कमेंट सेक्शन में बोले एक बार। 2 में, एक उत्तर वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। यह बड़ा महत्वपूर्ण काल है उत्तर वैदिक काल, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, यहां पर 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा? यूज ऑफ आयरन। आपको याद है सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु प्रयोग की थी? तो क्या बताया था मैंने आपको? क्या बोलोगे भैया? पहले तांबा, तांबे के बाद में फिर सिंधु घाटी के समय पर कांसा प्रयोग किया गया,
सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। और कांसे के बाद में वैदिक काल में किसका प्रयोग हुआ? लोहे का उपयोग। और लोहे का उपयोग हुआ ये हमको कहां से पता चलता है? इसके जो एविडेंस है, इसके जो प्यारे दोस्त एविडेंस हैं, ये मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। कहां से मिले हैं? अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा कहां है भैया जी? ये एटा में है। यूपी के एटा वालों, तुम्हारे यहां से मिले लोहे के साक्ष्य। ठीक है, तो ये लोहे का उपयोग हुआ इसमें। और 600 ईसा पूर्व में दो चीजें और होंगी, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, महाजनपदों का उदय। अब आप कहेंगे महाजनपद क्या थे जी? महाजनपदों को अंग्रेजी में भी महाजनपद ही कहते हैं, राइज ऑफ महाजनपदाज। तो ये महाजनपद क्या थे? जैसे आज आप देखते हैं देश में कितने स्टेट हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हैं। उसी तरह मेरे दोस्त उस समय महाजनपदों की संख्या 16 हुआ करती थी। मैं आपको महाजनपद पढ़ाऊंगा, ठीक है। महाजनपदों का उदय, और महाजनपदों के उदय के साथ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास ये भी कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ। और कोई भी बच्चा, मेरी बात ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट कर लो, मैं बड़े शांत तरीके से पढ़ाता हूं, लेकिन मुझको कभी भी मेरी नज़र कमेंट सेक्शन पर गई और मुझको लगता है ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, इधर उधर की बात करने वाला बच्चा है, तो आपका कोर्स खत्म करके आपके पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? तो बहुत ध्यान से उस अच्छे स्टूडेंट की तरह सब कुछ सीखना, ठीक है। तो महाजनपदों का उदय कभी भी पूछेगा तो क्या बोलोगे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। महाजनपदों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। मगध था, अंग था आपका, ठीक है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसके लिए सिकंदर भाग के आएगा यूरोप से, जिसका शासक होगा घनानंद। उसी समय राइज होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसके गुरु होंगे आचार्य चाणक्य। ये सारी चीजें आप सीखेंगे, आगे आएंगे। अब मैंने बोला कि ये जो वैदिक सभ्यता है, ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, जो निर्माण किया, जो इसको खड़ा किया किसने? आर्यों ने। किसने? आर्यों ने इसको स्टैंड किया। किसने बिल्ड किया इसको? आर्यों ने। अब ये आर्य लोग कौन हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आए इंटेलिजेंट लोग। तो आर्यों के बारे में कुछ कथन है, ध्यान से देख लेना। मैं आपको पहले बता देता हूं कि आर्यों का आगमन स्थल, ये आर्य हमारे देश में कहां से आ गए, तो इसके बारे में इतिहासकारों ने अपने अलग अलग कथन दिए हैं। लेकिन कभी भी पूछे आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्य शब्द का जो वर्ड आर्य है, आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? सबसे पहले प्रयोग 1853 में, 1853 में मैक्स मूलर साहब ने किया। इतिहासकार रहे हैं, मैक्स मूलर ने किया। तो सबसे पहले आर्य जो वर्ड था उसको किसने बोला? मैक्स मूलर ने, सबसे पहले प्रयोग। और आर्य जो शब्द है, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य? इज बेस्ट। हिटलर ने भी अपने लोगों को कहा है आर्य। उसने बोला इस दुनिया में हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है, हम सबसे बेहतरीन कौम है जो नीली आंख वाले हैं। तो हिटलर भी अपने लोगों को आर्य कहता था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, बेस्ट। ये लोग खुद को बोलते थे कि हम सबसे बेस्ट है दुनिया में, कुलीन, उच्च कुल के हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन।
ये किसके अर्थ है? ये आर्य शब्द के अर्थ है। ठीक है, आगे आएंगे। आर्यों का आगमन स्थल, तो आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया, वैदिक काल को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैक्स मूलर साहब ने क्या बोला कि मिड एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए आर्य। एडवर्ड मेयर एक इतिहासकार हुए, उन्होंने बोला तिब्बत, जो पामीर का पठार है, पामीर के पठार से आए ये। पेनका और हर्ट इतिहासकारों का कहना है कि आर्य जर्मनी से भारत में आए, जर्मनी से भारत में आए। दयानंद सरस्वती जी का कहना है आर्य कहां से आए? तिब्बत से आए। और गाइल साहब का कहना है कि ये हंगरी से आए। और हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है उत्तरी ध्रुव से आए। इसमें दो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो तिलक साहब का और एक मैक्स मूलर का, जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तिलक साहब ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए, तो लोगों ने बोला भैया उत्तरी ध्रुव पर तो बर्फ ही बर्फ रहती है, कैसे पॉसिबल है? सब लोगों ने अपनी राय दी, सब लोगों ने अपनी राय दी कि आर्य आ गए। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, हमारा देश जो भारत है इसका नाम है आर्यावर्त। सुना है? यस और नो? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त, हमारे देश को 4 नामों से जाना जाता है। तो आर्यावर्त, आर्यों ने आवृत कर लिया, आवृत मतलब घेर लिया, तो आर्यों ने जिसको बाउंड कर लिया, घेर लिया, वो आर्यावर्त है। इसीलिए देश को, हमारे को बोला गया आर्यावर्त। कोई दिक्कत? आगे चलें? कोई परेशानी? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं भैया। ये कॉमन सी बात है, इसमें 2 स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखने थे, एक तो मैक्स मूलर साहब का और किसका? तिलक साहब का। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, यस यस यदुवंशी, बहुत शानदार। सर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? बेटा हर लाइन का मैं आपको प्रश्न नहीं बता सकता हूं, थ्योरी पढ़े, प्रश्न आप अपने आप समझ जाएंगे। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहां से आया हुआ बताया है? तो मध्य एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, विकल्प लिख करके आएंगे। हर प्रश्न के लिए कभी ना पूछें कि जी भैया ये कैसे ले प्रश्न आएगा इसका। ऐसे तो हर लाइन पे मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, है इतने कच्चे बच्चे हो क्या तुम? आर्यों का पंचजन, पंचजन का क्या मतलब था? जैसे कोई भी समाज बनता है, कोई भी सभ्यता बनती है, तो उसमें एक लेयर होती है। जैसे आपके यहां गांव है भाई, पहले तो आपका घर होगा, घर घर मिलकर के क्या बन गया? फिर गांव बन गया। गांव के बाद में फिर क्या बनता है? आपकी तहसील बनती है। तहसील के बाद में प्यारे बच्चे जिला बनता है। जिले के बाद में, डिस्ट्रिक्ट के बाद में क्या बनता है? स्टेट बनता है या यूनियन टेरिटरी बनती है। और फिर बनता है अपना कंट्री। तो कोई भी जो एक समूह है उसमें लेयर होती हैं। ऐसी ही लेयर थी आर्यों का पंचजन। सबसे पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले होता था इसमें कुल, टोटल नहीं, कुल। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आर्यन कल्चर। सबसे छोटी इकाई का क्या नाम था? कुल। सबसे छोटी इकाई को कुल कहते थे। कुल से मिलकर के बनते थे गांव। कुल मतलब परिवार, जानते हो ना, रघुकुल, भगवान श्री राम का परिवार। कुल से बना ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से बनता था जन, जिसको जैसे आप जनपद बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोलते हो, और जन के बाद में बनता था राष्ट्र। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? संरचना की सबसे बड़ी इकाई, भैया क्या हमसे पूछेगा बड़ा छोटा? नेवर। आपसे पूछेगा आर्यों का जो समाज था वो कितने भागों में विभाजित था? आपको बोलना है 5। कुल, ग्राम, विश्व, उसके बाद जन, और फिर राष्ट्र होता था। फिर क्या बोलोगे? फिर राष्ट्र होता था। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो भाई। सर आर्य मूल रूप से कहां से आए? नगेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं। जो प्रमाणित है, प्रमाणित कहीं से नहीं, प्रमाणित नहीं हुआ है आर्य कहां से आए हैं। ठीक है सर, आर्यव्रत तो आपने बता दिया, ये भी बताएं हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? अभी आर्य की बात चल रही थी, जब हिंदुस्तान की बात आएगी वो हिंदी भाषा में सिखाया जाता है कि जो सिंधी लोग आए ना, तो सिंधी जो हैं
वो से को है बोलते हैं। तो सिंधु का जो स्थान था उनको उन्होंने कहा हिंदुस्तान, और सिंधी बोलने वाले लोगों को उन्होंने क्या बोल दिया, धीरे 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 से नहीं बोल पाए तो हिंदी बोल दिया। तो सिंधु के नजदीक रहने वाले लोगों को उन्होंने सिंधुस्तान की जगह क्या परिचय दिया, हिंदुस्तान। चलेंगे भैया, तो क्या बात समझे, पहले घर, घर के बाद में गांव, और आज जो आपकी तहसील बनती है, तहसील ये विश हो गया, विश के बाद में जन बनता था, जन, जनपद, महाजनपद भी थे बने यही, और फिर ये नेशन में कन्वर्ट हो गया। जन, जन क्या है, ये जनपद है, जनपद, ठीक है। ये विश इच्छा मत समझ लेना, कभी पता चले इच्छा समझ रहे हो, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी। भैया लोहे के साक्ष्य कहीं और से भी मिले नहीं, भारत में अंतरजी खेड़ा से। लेकिन अगर हम इतिहासकारों की बात पर जाएं तो कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि लोहे का सबसे पहले प्रयोग दुनिया में वो हकामनी साम्राज्य ने किया। हकामनी साम्राज्य ने लोहे के बारे में सबसे पहले प्रयोग किया। हकामनी कौन है, तो ये मैं आपको बताऊंगा जब भारत पर विदेशी आक्रमण बताऊंगा, तो हकामनी भारत पर आक्रमण करने आए थे, ये बात आप वहां समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम पूर्व वैदिक काल पर। पूर्व वैदिक काल का एक बार टाइम पीरियड बताएं सारे बच्चे, कमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सोचे चीजों को, ऐसा नहीं आप हर चीज के लिए कमेंट कर दें। टाइम पीरियड आप कहेंगे भैया पूर्व वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इन लोगों के हम कल्चर की बात कर रहे हैं, लोग दरअसल में थे कैसे, कौन लोग हैं, ये आर्य लोग हैं। कौन है ये, आर्यंस है, आर्य। अब प्रश्न आता, आर्य थे मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी, तो आप क्या बोलेंगे, ये सर्वाहारी थे जी, यानी मांस भी खाते थे और शाक सब्जी भी खाते थे। प्रश्न पूछा जाता है जो आर्यों का खाद्य पदार्थ था उसका क्या नाम था, करब। या पूछ लेता है आर्यों या वैदिक सभ्यता में करब क्या था, खेलने की चीज थी, कोई खाने की चीज थी, या उनके मकान का नाम था, तो ये क्या था, एक खाद्य पदार्थ था। जौ के दलिया को ये क्या कहते थे, दलिया जानते हो, नहीं, जैसे गेहूं का कर लेते, गेहूं को भून करके सुबह मम्मी देती होंगी तुमको छाछ में या दूध में, गांव में लोग खाते हैं ज्यादा। यवांगू, यव किसको कहते थे, जौ। अब जिन बच्चों ने हिंदी भाषा पढ़ रखी है वो कहेंगे भैया यव तो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का, ठीक है, और इसको तत्सम बोलते हैं। तो ये आर्य थे, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत ही थी दोस्त। जैसे आपकी अलग अलग होंगी, आप में से जो लोग पश्चिम बंगाल से होंगे उनकी भाषा बंगाली होगी, उत्तर प्रदेश बिहार वाले हिंदी बोलते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली का मिक्स हो गया आपका, अवधी भी है, बिहारी भी है, मैथिली भी है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग। अब बच्चा सोचो कोई महाराष्ट्र से हमारा दोस्त क्लास देख रहा है वो मराठी का हो गया, तो ऐसे ही आर्यों की भाषा कौन सी थी, वो संस्कृत थी, ठीक है। आगे चलेंगे। आर्यों ने धन्व किस शब्द को कहा है, मरुस्थल को, डेजर्ट को, धन्व। अगन्या गाय को कहा है, अगन्या मतलब ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, यानी ये भी गाय को ना मारे जाने योग्य में रखते थे कि भाई गाय को नहीं मारना चाहिए, आर्यों का यही मत था, ठीक है। पारावत किसको कहा है, समुद्र को, आप जानते होंगे संस्कृत में कहा जाता है। वेकनाट सूदखोर, जो ब्याज पे पैसे उठा देता, जानते हो ब्याज पे पैसे उठाने वाले को यूजरर बोलते हैं, जिसको हम, जो मोटा ब्याज खा लेता है पैसे दे करके लोगों को, ठीक है। सूदखोर। उर्वरा, उर्वरा किसको बोलते थे, कृषि भूमि, जो एग्रीकल्चर लैंड था। और सोमरस किसको बोला इन्होंने, पवित्र पेय को, पवित्र पेय को। सुरा, शराब, विस्की, सोच रहे हो ये पैक भी मार देते हैं लोग, पवित्र पेय तो माना गया, लेकिन इसको साथ में इन्होंने बोला त्याज्य पदार्थ, इसको छोड़ देना चाहिए, ये घर का नाश कर देती है।
तो इसके बारे में पहले से स्टेटमेंट था आर्यों का कि ये पवित्र तो है, राजा आदि लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो भी गली में घूम रहा है ऐसे इधर उधर होके। तो वो क्या है? तो इन्होंने कहा ये त्याज्य पदार्थ है, त्याज्य पदार्थ है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब एक बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चे ने कहा कि आर्य ये गाय, क्या लिख रहे हैं, सुना है गाय खा देता। हाँ, ऐसे स्टेटमेंट भी सामने आए हैं कि आर्य पूजा करते थे और ना मारे जाने योग्य इसको समझते थे, लेकिन यदि मर जाए किसी स्थिति में तो ये मांसाहारी थे, तो ये गाय का मांस खा लेते थे आर्य। लेकिन सभी इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। वप्ता किसको बोलते थे ये लोग? वप्ता, नाई को वप्ता। वस्त्र, वस्त्र कैसे पहनते थे ये? सूती और ऊनी, और साथ में मृग चर्म, मृग जानते हो ना, हिरण, डियर, उसकी खाल के बने हुए वस्त्र। भाषा कौन सी थी? आर्यों की संस्कृत थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार, अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो आर्यन सभ्यता थी उसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, लिपि का बहुत अधिक इनको ज्ञान नहीं था, लेकिन भाषा कौन सी थी बोलते थे? ये संस्कृत। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर पीडीएफ मिलेगी? बेटा आपको 4 दिन में यही नहीं पता चला पीडीएफ मिलेगी? मिलेगी। ठीक है, चलो भाई। अब ये जो आर्य थे, घुमक्कड़ लोग, तो क्या बोलते? भारत के थे। आप लोगों के दिमाग में एक इमेज बनाए आप। अब आपको इतनी चीजें बताएगी, आप एक बात सोचे, आर्य भारत के थे, अब कहीं बाहर से आए, आप क्या मानते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो आपके दिमाग में इतनी थॉट आनी चाहिए, भैया बाहर से आए। तो बाहर से आए तो इनको कहा गया घुमक्कड़, घूमते रहे इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आते हैं कि जो हमारा ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि यहां पर प्यारे बच्चे जो नदियां थी, आज नदी है तो नदियों के प्राचीन नाम भी थे। इधर नदी लिखी हुई है, इधर उनके प्राचीन नाम लिखे हुए हैं। इन सभी से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, नदी पुराना नाम काबुल, काबुल, कुभा। काबुल को क्या बोलते थे? कुभाबी और कुंभाबी। काबुल का पुराना नाम कुंभा। सिंधु का पुराना नाम हीरब और सिंध दोनों है, हीरब और सिंध दोनों है। ऐसे ही प्यारे बच्चे हम बात करते हैं झेलम। झेलम के लिए तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह भी पूछा गया कि जो झेलम है इसको यूनानी साहित्य में क्या कहा गया है? क्यों भैया, यूनानियों को क्या पड़ी थी? तो दरअसल में सिकंदर आया है यूनान से, और सिकंदर ने इस झेलम के किनारे युद्ध लड़ा है, हाइडे स्पीज का युद्ध। मैं आपको पढ़ाऊंगा। 325 ईसा पूर्व में लड़ा गया एक युद्ध था, हाइडे स्पीज का युद्ध। राजा पुरु से लड़ेगा आकर के सिकंदर। ठीक है, फिर इसके बाद युद्ध शुरू हो जाएंगे। बड़ा मजा आएगा आपको उसको पढ़ने में। मजा तो मैं कह रहा हूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना पिछले 3-4 दिन से, ये इतिहास के सबसे बोरिंग टॉपिक है। इसके बाद तो स्टोरी शुरू हो जाएंगी, फिर कहानियां शुरू हो जाएंगी, तालियां आप लोग बजाना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो अच्छा बच्चा होता है, अगर वो सीरियसली इसको पढ़ रहा होगा, उसको इतना तनिक भी बोरिंग नहीं लगा होगा ये। और एक एक फैक्ट आपको याद होगा। ठीक है, तो काबुल क्या हो गई? कुंभा, सिंधु सिंध, झेलम का पुराना नाम वितास्ता, स्वात नदी का पुराना नाम सुवस्तु, सुवस्तु स्वात नदी का पुराना नाम। चेनाब का पुराना नाम बहुत पूछा जाता है, अस्किणी, आश्किणी बोलो या अस्किणी। गंडक नदी का सदानीरा। घग्गर, आप बोलते हो ना घग्गर, सरस्वती, तो ये घग्गर का ही पुराना नाम है। क्या? द्वसदती और सरस्वती। तो कहीं पर आपको सरस्वती या घग्गर लिखा हुआ मिले या द्वसदती, तो वो एक ही बात है। बोलो भाई, गंडक सदानीरा, चिनाब अस्किणी, रावी परुष्पणी, गोमती गोमल। गोमती का पुराना नाम दोस्त क्या? गोमल। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है, कोई पूछे आर्य कहां से आए, तो उत्तर क्या होगा एक लाइन में?
बेटा मैंने इतने सारे स्टेटमेंट दिए, इतिहासकारों को नहीं पता, तुम जानना चाह रहे हो इस बात को? ये मत है, इतिहास मतों के हिसाब से चलता है। फिक्स होता तो सिर्फ एक ही चीज मिलती। सब लोगों को पता महाराज सम्राट अशोक का जन्म कहाँ पर हुआ, तो उसके बारे में एक ही मत है। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता उसके लिए एजम्पशंस लगाए जाते हैं, रिसर्च की जाती हैं, तो इतने सारे मत निकल के आते हैं। एक लाइन में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कभी, ना आपको देखने को मिलेगा। आपसे इतिहासकार का नाम दे करके पूछेगा बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया, तो उत्तर लिख देना उत्तरी ध्रुव सिर्फ। ठीक है। रावी का पुराना नाम परुष्णी हो गया, गोमती का गोमल हो गया, व्यास का प्यारे बच्चे क्या विपाशा, मिलते जुलते नाम है, वे पे, सतलुज सतुद्री, रटने की आवश्यकता नहीं है, सामने दिखेगा तो याद आ जाएगा। ठीक है। कुर्रम ये किरमू है पुराना नाम इसका, देखो कह रहे में सहते। अब तुम इनको रटने बैठ जाओ तो तुम मूर्ख हो फिर। मूर्ख नहीं बनना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। इस 2 महीने में सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो स्मार्ट स्टडी करेगा, बेहतरीन, खुद को जो एकदम से स्मार्ट बना लेगा। स्मार्ट मतलब सुंदर नहीं होता, स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है जी। और आज ही मैं आपको जीएस के बारे में प्यारे बच्चे, जो आपकी क्लास है यूट्यूब पर 3 बजे, वहां मैं आपको जीएस की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं क्लास के अंत में। ठीक है, या बीच में बता देंगे कहीं भी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आपको तैयार करना है। आज ही मैं आपको प्रोटोटाइप दिखा दूंगा 3 बजे कि जीएस का पेपर किस तरह का होगा, आपका किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं, आपको क्या तैयार करना है और पेपर कैसा आएगा, और एकदम बेसिक से लेकर मैं उसको चलूंगा शून्य से। 2 महीने में तुम्हें स्टार बनाएंगे उसमें। ठीक है। सर जी कुर्मी क्या होता है? बेटा ये रिवर है, नदी है। नदी है। अच्छा, तो अब मैं कोई सी नदी का नाम आपसे पूछने जा रहा हूं, एक बार बताएंगे मुझे मैंने क्या क्या आपको नाम बताए। चिनाब का बताना जरा मुझे, 2 पूछूंगा सिर्फ, अगर दिमाग में आता देख के मत बताना। चिनाब का मैं आपसे पूछ लेता हूं, चिनाब का, झेलम का, यही 2 पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो चिनाब का क्या बोलेंगे? अस्कीणी, अश्कीणी। और झेलम का क्या होगा प्यारे बच्चे? वितास्ता, प्राचीन काल। ऐसे पूछेगा 4 ऑप्शन देकर के आपसे। और जब कभी भी एक टॉपिक को पढ़ें थोड़ा सा, तो मैं आपको अभी बता देता हूं, अभी नहीं, अभी टाइम खराब होगा, यूट्यूब पे बताएंगे, वहां टाइम थोड़ा सा इधर उधर खर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको आज स्कैन थेरेपी के बारे में बताऊंगा जी, जीएस को लंबे समय तक कैसे याद रखें। आगे आएंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। मैंने आपको प्यारे बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा बताया था? तो मैंने आपसे कहा था कि समाज था मात्र सत्तात्मक, लेकिन ऋग्वेद या बोलें तो वैदिक काल आते आते समाज कैसा हो गया? वो पितृ सत्तात्मक हो गया। कैसा हो गया? पितृ सत्तात्मक हो गया। भाषा क्या हो गई इनकी? संस्कृत हो गई। प्रमुख देवता कौन हो गए? पशुपति से इनके इंद्र हो गए। तो ये कब है? ये पूर्व वैदिक काल में है, प्री वैदिक पीरियड में, पूर्व वैदिक काल में, प्री वैदिक पीरियड में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, जो पोस्ट वैदिक पीरियड था, उसमें क्या हुआ? आपका लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति हो गए। शाकाहारी और मांसाहारी ये थे, इस बात में कोई दिक्कत? अब इनके प्रमुख देवता इंद्र हो गए। इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। बोगाज कोई अभिलेख। अभी तो आप बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे अभिलेख क्या होता है। आप एक चीज सोचें, आप ये चाहते हैं आपका जो पोता या पोती है वो आपकी किसी चीज के बारे में पढ़े, तो कैसे आप उसके लिए छोड़ करके जाएंगे? आप कहेंगे भैया किसी डायरी में लिख देंगे और बता देंगे भैया अपने लड़कों को कि भी कल तुम्हारे लड़का हो तो पढ़ाना, लड़की हो तो उसको पढ़ाना है। लेकिन राजाओं के पास ऐसे स्रोत नहीं थे, तो वो क्या करते थे? वो पत्थरों पर लिखवाते थे। पत्थरों पर, छेनी हथौड़े से खुदवा दिया पत्थर पर, स्तंभ बनवाए बड़े पिलर, उन पर लिखवा दिया आपका, खुटवा खुटवा करके। देखा है ऐसे आपने? पत्थर पर जैसे नेम प्लेट लिखी हुई होती है,
अपने घर के आगे लिख देते हैं सब, भवन लिख करके, ये भवन वो भवन, विमला भवन, शिमला भवन। तो ऐसा ही बोगज कोई अभिलेख मिला है, कहां से? ये तुर्की देश से मिला है, एशिया माइनर भी बोलते हैं इसको, तुर्की से। और ऐसा ही एक अभिलेख है प्यारे बच्चे, कस्सी स्क्रिप्ट, कस्सी अभिलेख। अभिलेख का मतलब समझ रहे हैं प्यारे बच्चे? तो क्या बोलेंगे? बोगज कोई एंड कस्सी एडिक्ट। ये कस्सी अभिलेख कहां का है? ये ईरान का है, ईरान का है। तो यहां से साक्ष्य मिलते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन जो ये लोग थे किसकी पूजा करते थे? ये इंद्र देवता को पूजने लग गए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। तो यहां इंपॉर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखना, एसएससी जेई द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, ऋग्वेदिक काल में कौन से देवता के बारे में स्रोत नहीं मिलता है? तो याद रख लेना, इनके प्यारे बच्चे 4 प्रमुख देवता थे वैदिक काल के, लिखना, वैदिक काल के 4 प्रमुख देवता कौन कौन से थे? नंबर 1 तो इंद्र हो गए, इंद्र। दूसरे हो गए प्यारे बच्चे आपका वरुण, जल के देवता, क्या बोलोगे? वरुण। और तीसरे आपका प्यारे बच्चे देवता थे मित्र, और चौथे थे नाशत्य, मित्र एंड नाशत्य। तो कितने देवताओं के बारे में पता चलता है हमको? प्रमुख देवता इंद्र तो थे ही, इंद्र के अलावा 3 देवता और थे, इंद्र के अलावा 3 देवता और थे दोस्त। कौन कौन से? वरुण, मित्र और नाशत्य। बहुत बढ़िया हनुमान राव झाकर जी, बहुत खूब, बहुत शानदार। विकास, अभिषेक सिंह, लव यू टू मेरे दोस्त। ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? आगे आएंगे। भक्षी, शाकाहारी, मांसाहारी, हम बता चुका आपको, आगे आएंगे। अब जो ऋग्वेद है ना दोस्त, ऋग्वेद तो ऋग्वेदिक कालीन है, तो ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार नाम आया है? 250 बार। आर्यन सभ्यता थी तो याद रख लेना, आर्य शब्द कितनी बार आया है? आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है 33 टाइम्स, 33 बार। जो आर्य वर्ड है, जो आर्य शब्द है। अग्नि का कितनी बार नाम आया है? 200 बार। विष्णु भगवान जी का 100 बार। भगवान शिव जी देखो प्रमुख देवता नहीं थे, इनका कुल 3 बार नाम आया है। सिंधु नदी का, जिसको क्या बोलते हैं, हीरब या हिरण्यवी नाम से इसका नाम आया है 55 बार। लेकिन क्या सिंधु को इन लोगों ने सबसे पवित्र नदी माना? नहीं, इन्होंने जिस नदी की पूजा की वो सरस्वती थी। उसका नाम बेशक कम आया है, नाम 50 बार आया है, लेकिन पूजनीय कौन थी इनके लिए? इनके लिए सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल रिवर कौन सी थी? वो सरस्वती थी। तो इंद्र 250, अग्नि 200, विष्णु 100, शिव 3 और सिंधु नदी का 55 बार। तो बहुत पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि भैया जो सबसे बार अधिक नाम लिया गया है कौन से गॉड हैं? तो इंद्र भगवान हैं, जिनका नाम सबसे ज्यादा लिया गया है, ये कभी नहीं भूलें। यमुना नदी का कितनी बार नाम लिया गया है? 3 बार। सबसे ज्यादा बार सिंधु 55, गंगा जी का नाम सिर्फ 1 बार लिया है, यानी इनके लिए पवित्र नदी नहीं थी आर्यन के लिए। अभी गंगा जी सबसे पवित्र हैं। सरस्वती नदी क्या बोलोगे? इन लोगों ने सबसे पवित्र मानी है, और कितनी बार नाम आया है सरस्वती नदी का? 50 बार। बात को समझे? तो ऋग्वेद में हम पूछ रहे हैं कि किस किन शब्दों को इन लोगों ने प्राथमिकता पर रखा। तो आप कहेंगे इंद्र इनके लिए सबसे प्रिय थे, अन्य देवता थे वरुण, मित्र, नाशत्य, लेकिन सबसे ज्यादा बार इन्होंने नाम लिया है किनका? इंद्र देवता का। 200 बार अग्नि देवता का, विष्णु भगवान जी का भी 100 बार नाम लिया है, भगवान शिव का 3 बार। नदियों में सबसे ज्यादा कौन? सिंधु 55 बार और सरस्वती 50 बार, लेकिन सबसे पवित्र है। गंगा जी का नाम कितनी बार आया है वेदों में? तो ऋग्वेद में आप कहेंगे 1 बार आया है।
ठीक है सर जी, ये कैसे पता चला? बेटा ऋग्वेद आज भी है, वेदों की जो मूल प्रति है वो आज भी भंडारकर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा पुणे में, वहां रखी हुई है। ठीक है, तो आप पढ़ना जब लगे आपको समय है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। कपिल गुजर मेरे दोस्त, बहुत सही। जितेंद्र कुमार जी, टू मच, थैंक यू। तो क्या बोलेंगे? सरस्वती नदी सबसे पवित्र है। सर पंजाब से हूं, पहली बार तैयारी कर रहा हूं। दोस्त कभी ना कभी कोई ना कोई पहली बार तैयारी करता है, ठीक है। सर इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है क्या? भैया पर्यायवाची शब्दों में पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। आगे आएंगे, आगे चलेंगे भाई। अब आते हैं हम वैदिक साहित्य पर। जो वैदिक साहित्य है हमारा वो किस तरह लिखा गया? तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है उपनिषद, वेदांत। तो आप कहेंगे भैया वेदों का तो अंत हो गया। अंत क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये सबसे बाद में लिखे गए। क्या लिखे गए? ये सबसे बाद में लिखे गए। सबसे पहले रचना हुई थी, याद रख लेना, लिखने का क्रम। जो हमारे ग्रंथ हैं ये महत्वपूर्ण, जो जीवन के आज भी सब लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग रामायण से, महाभारत से, गीता से दूर हैं, लेकिन आज यूरोपीय पढ़ रहे हैं उनको, क्योंकि कहते हैं बिजनेस हो चाहे या कंपटीशन हो या कोई भी एक ऐसा फील्ड हो जहां पर आपको कामयाबी पानी है, तो वो उस हर एक चीज का सॉल्यूशन दिया गया है। पहले वेद, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, और आरण्यक के बाद प्यारे बच्चे फिर उपनिषद लिखे गए। तो ये वेदों के सबसे अंत में लिखे गए हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हम वेदांत। तो सबसे पहले ज्ञान दिया गया, वेद सबसे पहले लिखे गए। ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं है, ये ग्रंथ लिखे गए। ये किसको समझने के लिए? वेदों को समझने के लिए। जब लगा वेदों की भाषा जटिल है और लोग नहीं समझ पा रहे, तो उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में फिर वन में, अरण्य का मतलब होता है जंगल। जो छात्र वन में गए अध्ययन के लिए, सब कुछ छोड़ करके वेदों को समझने के लिए, फिर उन्होंने रचनाएं की आरण्यक की। लेकिन जब आरण्यक के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया और गुरु और शिष्य की बहस हो गई। जैसे आरण्यक क्या है, मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको पढ़ाई, तो आपने नोट्स बनाए, तो वो नोट्स बनाना है आरण्यक। अब आप नोट्स बनाओगे और कहीं डाउट होगा तो मुझसे ही तो पूछोगे। तो ये गुरु और शिष्य के बीच की बहस है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है, एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, उपनिषद। उप मतलब आ और निषद मतलब निकट। किसके निकट आ? गुरु के निकट आ। गुरु को दिल से अपना ले और उन जो ज्ञान देना चाह रहे हैं उस ज्ञान को सीख, प्रश्न कर। क्या मन में प्रश्न उठता है? तो वो गुरु और शिष्य के बीच का जो कन्वर्सेशन है वही उपनिषद है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो उपनिषदों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 108 है। 108 टोटल कितने हैं? 108। लेकिन कभी भी पूछे आपसे, नोट कर लेना साइड में कहीं, मुख्य उपनिषद कितने माने गए हैं, मेन उपनिषद कितने हैं, तो आप कहेंगे मुख्य उपनिषदों की संख्या भैया जी 13 मानी गई है। कुल 108, लेकिन मुख्य उपनिषद कितने हैं? वो 13 हैं। आकाश गौर जी, टू मच, थैंक यू दोस्त। बस सिलेक्शन ले लेना, तब सारी चीजें आपकी सार्थक हो जाएंगी। तो उपनिषद की संख्या कितनी? 108। उनको बांटा कैसे कैसे है? 4, 2, 6 और 102। ऐसे क्यों बांटा है? तो प्रोज जानते हो, प्रोज गद्य, हिंदी भाषा वाले समझते होंगे गद्य, कि कोई चीज कविता के रूप में जब होती है तो उसको बोलते हैं हम क्या? पद्य, वर्स बोलते हैं उसको। पोइट्री के रूप में जब हो तो पद्य, और जब पोइट्री ना हो तो गद्य। तो सिर्फ गद्य में कितने उपनिषद लिखे गए हैं? तो आप कहेंगे भैया जी सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं, क्या बोलोगे? 4। कितने उपनिषद ऐसे हैं? क्या बोलोगे? कितने उपनिषद ऐसे हैं प्यारे बच्चे? क्या है? ठीक है,
नहीं, ये तो गलती कर दी हमने। नहीं भैया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नाम ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है कठ, यहां से ये नाम एक गलत लिखा हुआ है, मैं इसको नाम को ठीक कर देता हूं एक बार, रुकना थोड़ा सा। देखेंगे भैया, तो ये नाम देखो यहां पे करेक्ट करना है इसको, ये श्वेतांबर है। क्या है ये मेरे दोस्त श्वेतांबर है। क्या है ये? श्वेतांबर। ठीक है, कोई भी दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? गद्य के हैं आपके कौन कौन से? गद्य के कौन कौन से हैं आपका? कठ उपनिषद है, ईश उपनिषद है, नाम है इनके। कठ उपनिषद, ईश हो गया, श्वेतांबर हो गया और मैत्रेयणी हो गया। मैत्रेयणी हो गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत? और अगर हम बात करें आपकी सिर्फ पद के कितने हैं, तो क्या बोलेंगे? पद के सिर्फ 2, पद के बाकी सारे हो गए 102। ये पोइट्री में लिखे गए हैं, कविता के रूप में। ठीक है, और गद्य और पद्य के कौन कौन से हैं? जो गद्य और पद्य दोनों में हैं, प्रोज और पोइट्री दोनों में हैं, वो सिर्फ 2 हैं, पर्शियन उपनिषद और केन उपनिषद। तो सिर्फ गद्य में कितने हैं प्यारे बच्चे? उनकी संख्या 4 है। क्या बोलेंगे? कठ, ईश, श्वेतांबर और मैत्रेयणी। जो गद्य और पद्य दोनों में हैं वो कितने हैं? वो 2 हैं, पर्शियन और केन। और सिर्फ पद्य में कितने हैं? 102। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक तो संख्या इनकी कभी नहीं भूलना, मुख्य जो 13 बताए वो कभी नहीं भूलना। पूछेगा सिर्फ गद्य में कितने उपनिषद हैं? 4। ऐसे कितने उपनिषद हैं जो गद्य और पद्य दोनों में भाषा में है? तो क्या बोलेंगे? 2 हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ पद्य में, बाकी बचे हुए 102 हैं। ठीक है, और याद रखना मेरी इस बात को, कोई भी ऐसी रचना जो गद्य और पद्य दोनों में हो जाए, गद्य और पद्य दोनों में, उसको हम बोलते हैं चंपू रचना। कैसी? चंपू। यानी कि प्रोज और पोएट्री दोनों का मिक्सचर किसी रचना में हो तो उसको चंपू बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे आएंगे। अब उपनिषदों में क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो वो क्या नाम है? बड़ा किसको बोलते हैं हिंदी में? वरहद। वरहद मतलब बड़ा। वरहद तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। वरद आरण्यक, वरद आरण्यक उपनिषद। अब ये उपनिषद मैंने बताया, इसमें बहस दी गई है, उपनिषद में सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो याज्ञवल्क्य जो भारतीय इतिहास के एक महान विद्वान हुए, गार्गी, मैत्रेयी, मैत्रेयी तो पत्नी भी बनी है बाद में आपका किसकी? याज्ञवल्क्य की। इन दोनों का जो संवाद है, जैसे याज्ञवल्क्य को दुनिया में सबसे विद्वान माना गया, बोले कोई चुनौती देने वाला नहीं था। तो एक बार यज्ञ में जब ये बैठे तो कोई इनके लिए चुनौती स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो राजा का यज्ञ था, तो वहां पर गायें थी, तो याज्ञवल्क्य ने कहा गायों को हाँक कर ले चलो, कोई चुनौती देने वाला नहीं है। तब गार्गी आई, गार्गी ने चुनौती दी। तो गार्गी को भारतीय इतिहास की सबसे विदुषी महिला कहा गया। तमसो मा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? सुना है आपने? तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस बोलते हैं अंधेरे को। हे क्या बोलते हैं? मां हमें अंधेरे से ज्योति यानी कि उजाले की तरफ ले चलो। अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय, असत्य से सत्य की तरफ हमको लेकर के चलो। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ओम शब्द, ओम शब्द कहां से लिया गया है? यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे, बोलेंगे बहुत बढ़िया।
दिखाएंगे भैया। निशांत कुमार यादव कह रहे सर मेरे सब समझ में आ रहा है, आपको बहुत धन्यवाद। अरे मेरे दोस्त, ये आपका इंटेलिजेंस है प्यारे बच्चे। देखो हम लोगों की सबकी शक्ति एक जैसी होती है। जैसे बच्चों के दिमाग में एक चीज भरी जाती है उसके घर में या सब जगह कि बे कमजोर बच्चा है, होशियार बच्चा। दरअसल में ऐसा कुछ नहीं होता। जो अध्ययन के लिए तैयार हो जाए, जो चीजों को समझने के लिए खुद को तैयार कर ले, और कहते मस्तिष्क जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही काम करता है। आपने ये मन बना लिया कि मुझको ये चीज समझनी है, तो वो सबसे ज्यादा आसान तरीके से और सबसे पहले समझ में आएगी। गणित आपको टफ लगता है, लेकिन आपने वो विचारधारा दिमाग में बनाई हुई है, इसलिए परेशान है। ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चे, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? वो मांडूक्य उपनिषद है, नाम याद रखेंगे। सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है, सत्य ही सदैव जीतता है। समझते हैं ना आप इस बात को? आपको सिर्फ ईमानदार रहना है, चिंता करनी है अपने परिवार की, चिंता करनी है आपको समाज की। अच्छा नागरिक वही होता है। भगवान श्री राम जब जंगल पहुंचे वनवास के बाद में, तो सबसे पहली मुलाकात किससे हुई? वन देवी से। वन देवी ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? तो भगवान श्री राम ने ऐसे हाथ जोड़ करके कहा कि इस रास्ते में, इस जंगल में, जिस रास्ते से चल करके मैं आया हूं, उसमें जो कांटे हैं उन कांटों को हटा देना। तो वनदेवी ने बोला कि तुम तो आ चुके हो, तुम तो आ चुके हो। जो कांटे तुमको चुभने थे, तुम्हारी प्रिय पत्नी सीता बहुत प्रेम करते थे सीता जी से, उनको कांटे चुभ चुके, लक्ष्मण जी को कांटे चुभ चुके, फिर ये किसकी चिंता तुम कर रहे हो? उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे मेरा प्रिय भाई भरत आएगा, वो जो आएगा ना पीछे, उसको कांटे नहीं लगने चाहिए। तो मेरे दोस्त, आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, जो परेशानी वो झेल रहे थे, उसकी चिंता तुमको करनी होगी। आप आगे चलेंगे, आप जिम्मेदारी लो अपने परिवार की, और उन सब लोगों के लिए सुगम एक अच्छा रास्ता आप लोग बनाओ। उन लोगों को कांटे फील नहीं होने चाहिए। यही मनुष्यत्व है कि आपके अपने लोग सेफ फील करें, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें आपकी वजह से। तो ये तुमको करना होगा। बहुत अच्छे से सीखने का ये प्रोसेस है जिसमें आप चलते रहें। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। नचिकेता, यम। नचिकेता आपने सुना हो, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता था, बहुत सवाल करता था। इसके पिताजी ने यज्ञ करवाया, इसने पिताजी से इतने प्रश्न पूछ लिए, इतने प्रश्न पूछ लिए, पिताजी परेशान हो गए। अंत में इसने पूछा कि यज्ञ में जो ये आपका मतलब बोलते हैं यज्ञ में, ये किसको दोगे, ये किसको दोगे, ये किसके लिए? पिताजी परेशान हो गए। बोला पिताजी मुझे किसे दोगे? तो पिताजी ने कहा तुझे दिया जाएगा, किसको? यमराज को। तो एक जिंदा जीवित व्यक्ति, बच्चा जिद करके यमराज के पास पहुंच गया। तब यमराज ने उसको ज्ञान दिया, मृत्यु का ज्ञान, जीवन का ज्ञान। तो कहते हैं जिसके अंदर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही उदाहरण था हमारे इतिहास का नचिकेता। ठीक है। मांडू अलग है प्यारे बच्चे, मुंडक अलग है, ये दोनों एक नहीं है। मांड्यू कोप है, ये मुंडक है, वो मांड्यू है। भारतीय बच्चे जो वैदिक काल है उसमें संस्कार कितने बताए गए हैं? ये 16 संस्कार बताए गए हैं। विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? बहुत बार पूछा जाता है। विवाह के 8 प्रकार, जैसे लव मैरिज हो गई, अरेंज मैरिज हो गई, तो विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है। और संस्कार कितने? 16। अब ये संस्कार मत पढ़ने लग जाना। तो बोलेंगे संस्कार, जैसे आप जब पैदा हुए तो सबसे पहले आपने गर्भ धारण किया, तो बोलते क्या? गर्भाधान संस्कार हो गया। स्त्री पुरुष संबंध वंश वृद्धि हेतु आप उत्तम पैदा हो, इसके लिए भी संस्कार किया जाता था, पुंसवन संस्कार। पढ़ना नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है। जात कर्म संस्कार, ये जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहले उसको शहद या घी चटाया जाता है। नामकरण संस्कार होता है ना, दावत वावत होती है, वो एक रिचुअल है, रीति रिवाज है। संस्कार का मतलब रिचुअल्स, कस्टम्स जो आप मनाते। आप देखो हमारे, अगर हम बात करते भारतीय,
परंपरा या भारतीय संस्कृति की, तो व्यक्ति के मरने पर भी क्या होता है, एक संस्कार किया जाता, अंत्येष्टि संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। जब बच्चे को पहली बार सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे को पहली बार, भाई 6 महीने तक तो बच्चा क्या करता है, मां का दूध पीता है और मां से जुड़ा हुआ होता है। जैसे पेट में आप थे, गर्भ में, तो आप क्या थे, जीवित थे, किसके साथ, मां के साथ में। जो मां ने महसूस किया वो आपने महसूस किया। लेकिन पहली बार कभी आपको मां के दूध के बाद में अन्न खिलाया गया, अन्नप्राशन, मुंडन किया गया, घोटा करवा देते थे भैया, गंजा, बच्चा बड़ा रोता है तो बाल मुंडवा देना, ये क्या है, ये चूड़ा कर्म है। कान छिदवाते थे बच्चे का, कर्ण भेदन, अब तो नहीं है, ये सब कुछ बंद हो गया है। अब तो तब कान छिदवाते जब देखते हैं बच्चे का अपेंडिक्स का दर्द है, तो कान छिदवाने से अपेंडिक्स का दर्द नहीं होता। ठीक है, लड़कियां हमारे यहाँ छिदवाती हैं और लड़के जो हैं उनके कान अभी भी छिदे नहीं जाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे छिदवाते भी हैं कान को। ठीक है, ईयर पियर्सिंग, यज्ञोपवीत संस्कार, जब जनेऊ धारण करता था व्यक्ति, ठीक है, शिक्षा के लिए जाता था। समावर्तन शिक्षा के लिए हो गया, ये अंतिम है, सारे नहीं लिखे हुए 16, कुछ प्रमुख है, अंतिम संस्कार है। पहली बार सब कुछ जान रहा हूं आचार्य जी मेरे दोस्त बहुत थैंक यू, सबको बहुत सारा प्यार। देखो हर बैच में, कोई भी बैच रहो अब तक या कुछ भी है, ये जो अत्यंत और असीम प्रेम तुम्हारा है ना दोस्त, ये सब कुछ करने को मजबूर कर देता है। और सीखने का प्रोसेस आप अपने अंदर रखिए, आप सब कुछ सीख जाएंगे, कोई दिक्कत। संस्कार कितने हैं भैया, 16 संस्कार हैं। अब आर्यों के बारे में जाने, आर्यों में जाति व्यवस्था थी या नहीं थी, जाति व्यवस्था थी या नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर। आज की तरह नहीं, लोगों ने एक दूसरे को कैसे बांट लिया, पहले थी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र, ब्राह्मण वो व्यक्ति होता था जो शिक्षा लेता था या शिक्षा देता था, जैसे हम सभी, जो शिक्षा लेने या देने का काम कर रहा हो वो ब्राह्मण है। जो रक्षा, क्या बोलेंगे, जो रक्षा का काम करे, देश की सीमाओं को सुरक्षित करे, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो क्षत्रिय था। वैश्य कौन लोग थे, जो व्यापार करते थे, व्यापारी लोग थे जो लेन देन करते थे। और शूद्र होते थे जो अपने काम में परफेक्ट था, जो कारीगर था, वो चाहे मैं हूं या कोई भी हो। तो किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर। लेकिन इन पाखंडी लोगों ने बोला कि देवताओं ने इसको बनाया, नहीं, इसको मनुष्यों ने जन्म दिया। पाखंडी लोगों ने इसको बांटा, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। तो शिक्षा लेने या देने का काम कोई कर नहीं रहा हो, बेशक चाहे वो चोर है या नीच है, गंदे कार्य करता है और खुद को ब्राह्मण कहे, नहीं, ब्राह्मण वो व्यक्ति जो लोगों को शिक्षित करे और खुद शिक्षित हो, जो शिक्षा लेने का, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जो क्षत्रिय है, जो अपने प्राणों की आहुति आगे देश के लिए देने के तैयार है, वो हर व्यक्ति क्षत्रिय है। मैं अगर अपने काम में एक्सपर्ट हूं तो मैं शूद्र हूं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लेन देन करता है वो क्या था, आपका वैश्य था। यही परिभाषा उत्तम थी। तो बड़ा मतलब डेवलप समाज था इन लोगों का। पर्दा प्रथा नहीं थी, ऐसे नहीं घूंघट करा लिया इतना बड़ा और घूंघट में से गाली दे दी किसी ने अंदर से कौन रोकेगा भैया। पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं होते थे। ऐसा नहीं हमारी तुम्हारी तरह कि भाई लड़की घर से भाग जाएगी पढ़ लिख ली तो। उनको ये नहीं पता जिसको भागना वो भाग जाएगी, वो शादी के बाद भी भाग जाएगी। तुम 13 साल की शादी करोगे, जिसको भागना है वो 25 साल की होगी तब भाग जाएगी। कैसे रोक सकते हो तुम इस चीज को। तो लोगों ने अपने दिमाग में गलत चीजें बिठा ली, खुद ही पुट कर ली। बोले लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। और मैं संदेश देना चाहता हूं आप बच्चों के थ्रू आपके माता पिता को कि बच्चों को पहले आप एक बार कामयाब होने दें। आप नहीं तय कर सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। छुआछूत ये लोग बिल्कुल नहीं मानते थे कि इसके साथ खाने से, इसकी प्लेट में खाने से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा या
हम भ्रष्ट हो जाएंगे। ये लोग इसको फॉलो ही नहीं करते थे, इनके लिए इंसान बराबर इंसान था। तो समझ रहे कितना डेवलप आज से हम बात कर रहे हैं कब की, आज से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की, यानी आज से 3000 साल पहले के लोग इतने डेवलप थे। और आज के लोगों को देखोगे आप, गुटखा तंबाकू खा के आज के लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। वो खोखले हो चुके हैं, उनके अंदर कुछ बचा नहीं है। वो सिर्फ एक घमंड में और एक दंभ में है कि ये व्यक्ति मुझसे नीचा है और ये व्यक्ति मुझसे ऊंचा है। मेरे दोस्त, मैं हर बैच में एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो व्यक्ति बनेंगे जो इस चीज में एक सुधार लेकर के आएंगे और खुद प्रण लेंगे कि भैया हम कभी इस बात को, छुआछूत जैसी चीजों को, जाति व्यवस्था जैसी चीजों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आज तक भी आप फॉलो करते थे तो खुद से प्रण करें, तो आप मनुष्य हैं, नहीं तो आप नहीं हो। फिर इसके बाद आता है प्यारे बच्चे हमारा ऋग्वेद, जिसको हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे और कल हम चारों वेद और उनसे बनने वाले प्रश्न सभी पढ़ेंगे। ठीक है, टेलीग्राम आपका रात 8 बजे ओपन होता है। आप लोग मुझे जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और कोई भी प्रश्न है तो प्यारे बच्चे ऐसे टेलीग्राम में ऐसे लिखते हैं, देखो @ लगाया करो और जैसे ही टाइप करोगे NAVEEN, ठीक है, तो मेरा नाम आ जाएगा खुद ही। ठीक है, और जिन बच्चों को बात करनी है तो वो फिर आपका क्या बोलेंगे, यहां पर इंस्टाग्राम पर Naveen_Sharma_RWA, ये हो गया आपका इंस्टा पर। लेकिन इंस्टा पर मैसेज करोगे, मैं सीन नहीं करूंगा। इसका तरीका, जब बहुत गंभीर बात कोई हो और बात ही मुझसे आपको करनी हो तो आप स्टोरी टैग कर सकते हैं, मैं स्टोरी हमेशा चेक करता हूं। ठीक है, ये उस कंडीशन के लिए जब आपको अत्यंत आवश्यकता है किसी बात की। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। हमेशा अपना ख्याल रखिए, किसी भी डाउट के लिए कोई भी बात है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।